हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित एक रुबाइयाँ हैं जो चैप्टर में दिया हुआ है। हमारे यहाँ 6 रुबाइयाँ दी हुई हैं। अब ये रुबाई क्या होती है, इन रुबाइयों में क्या लिखा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज के इस सेशन में। उससे पहले आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो ठीक है। क्या पता मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों को सुनाई ना दे। पूरा सेशन आपको पता ही है ना, इसी पे चलता है कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सेशन बड़ा ही मज़ेदार हो जाता है। तो दोस्तों, जो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है, 2 तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर है वो तो है फिराक गोरखपुरी जी की, ठीक है। किसकी है? फिराक गोरखपुरी जी। और जो एक तस्वीर और जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये इसमें माँ जो होती है वो अपने बच्चे को, जब बच्चा चंदा मामा को खिलौना समझ लेता है और उसको लेने की जिद करता है, तो माँ ही होती है ना, आप लोगों को पता होगा। तो माँ अपने बेटे के हाथ में आईना, जो शीशा बोलते हैं जिसे हम लोग, दर्पण दे करके कहती है, देख दर्पण में चंदा मामा आ गया। अब बालक जो है, बच्चा जो है, अपनी ही तस्वीर उसमें देखता है, लेकिन बालक को क्या पता कि चंदा मामा की तस्वीर है या मेरी तस्वीर है। तो बच्चे की जिद भी पूरी हो जाती है और माँ अपने बच्चे को भी उनकी जिद को पूरा कर देती है। तो तभी तो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप दोनों में से माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि माँ ही होती है। कि पिता होता है ना, वो उनका काम सिर्फ ये होता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे और उन्हें किसी प्रकार को कमियाँ ना रहे। और माँ बच्चों को पालती है। पिता जिस प्रकार से माँ पाल सकती है, वैसे पिता कभी भी नहीं पाल सकता। तो देख लेते हैं हम लोग इन रुबाइयों में क्या दिया हुआ है। देखो, जैसे हम लोग फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ पढ़ेंगे तो हमें सूरदास जी की ओर याद आएगी। यहाँ पे सूरदास जी को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस कहाँ होता है? माता पिता द्वारा बच्चों पर जो प्रेम करते हैं ना, उसी प्रेम में वात्सल्य रस छुपा हुआ होता है। यानी कि माता पिता द्वारा बच्चों से जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वहीं पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। देखो, फिराक की रुबाई में हिंदी का घरेलू रूप, यानी कि एक ग्रामीण जीवन क्षेत्र का, जिस प्रकार से एक घर में एक माँ और एक बच्चा होता है, उसका घरेलू रूप दिखाया गया है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मैंने बताया ना अभी कि हमें याद आया कि कहीं हम लोग सूरदास जी के पद तो नहीं पढ़ रहे हैं। मैयारी मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, बच्चा जिद किशन जी जिद नहीं कर देता है उसी। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। जैसे बिम्ब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते। कहने का मतलब क्या? बिम्ब क्या है? बिम्ब होता है इमेज, अर्थात हम लोग कहें तो चित्र जिसे कहते हैं। यानी जिस प्रकार से सूरदास जी ने अपने पदों में किशन जी और यशोदा माँ का वर्णन किया था, जब किशन जी जिद कर लेते हैं कि चंदा मामा को खिलौना समझ लेते हैं, उसे लेने की जिद करते हैं, तो वही बात हमारे दिमाग में एक चित्र सा बन जाती है। क्या? कि ये जो वातानुकूलित जो चीज़ें होती हैं, ये कमरों में बंद नहीं रह सकती। ये छत पर चटाई बिछाकर सोते और चंदा मामा की नदियाँ किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। जिस प्रकार से रात को चंदा मामा और तारे चमकते हुए नजर आते हैं, तो उस समय एक कल्पना होती है हमारी कि चलो हम भी यहाँ पर दूध और भात खाएं और नदियाँ किनारे बैठ कर के हम भी चंदा मामा को निहार रहे हैं, तारों को निहार रहे हैं। मामा भी तो, और एक बात सही है, मामा भांजे के लिए एक खिलौना ही होता है, साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो पर चंद्राप रिश्तों का मर्म समझते। यानी कि जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, जो महंगे खिलौने नहीं दिला पाते, उन बच्चों के लिए मामा साक्षात एक खिलौना का रूप लिए हुए होता है। एक कठिन दौर यह था। अब देखना, इस पद को जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो ऐसा आप मत करना, मेहनत करना भी सही, तो ये चीज़ें आपकी जीवन में नहीं आएंगी। घर लौटे बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। यानी माता पिता अपने बच्चों को मेले में ले गए,
और वहाँ उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो जो चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं, मिट्टी के जो खिलौने होते वो दिला सके, क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब दुख तो बहुत होता है, कचोट तो बहुत हो रही थी वहाँ पर, बच्चों के सामने कैसे रोते वो। तो जैसे ही घर आ जाते हैं तो अकेले एकांत में बैठ कर के बहुत तेज रोते हैं कि देखो मैंने क्या किया आज, मुझे मर जाना चाहिए था। बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं की, उन्हें एक चीनी मिट्टी का खिलौना नहीं दे पाया मैं। तो वही बात यहाँ पे हमें दर्शाती है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा यदि आप लोग अभी से मेहनत करेंगे तो। लोका देना यानी कि झोला देना, गुठनियों में लेकर कपड़े पहनाना, एंड गुठनों में लेकर माँ कपड़े पहनाती है बच्चे को। गेसों में कंघी करना, उलझे हुए बालों में कंघी करना। रूपवती मुखड़ा, माँ का मुखड़े के बारे में। नर्म दमक, एक कोमल सी चमक है। जिदिया बालक, बालक जिद कर रहा है। रस की पुतली, रस की मीठास। ये कुछ विलक्षण प्रयोग हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहता था। कहने का मतलब क्या है, इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा, जनमानस की भाषा, लोक आम जीवन की भाषा किस प्रकार होती है, इन तीनों भाषाओं का मिश्रण किया है, जिसे महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा का एक रूप दिया था। तो फिराक गोरखपुरी जी ने भी यहाँ पर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इन तीनों भाषाओं का मिश्रण। अब देखो क्या हो रहा है, माँ देखो ये जैसे ही हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सारांश पढ़ रहे हैं रुबाइयों का, यहीं पर हमारे पूरी रुबाइयाँ समझ में आ जाती हैं। जैसे हम लोग ये पढ़ लेते हैं ना, तो पूरी रुबाइयाँ एक हमारे दिमाग में छप जाती हैं। देखो कैसे, माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसे। चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। कवि ने कल्पना की है, कवि कल्पना की का कोई मुकाबला नहीं होता है। रूपवती मुखड़े में नर्म दमक लाने के लिए छठ 6 मासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर। यानी कि छठ चौमासे जो खिलौने नहीं दिला पाते हम लोग, और सॉरी डेली जो खिलौने नहीं दिला पाते हम लोग, कभी कभी छठ चौमासे मतलब क्या होता है, 6 मासे, जब कोई त्यौहार आता है उस समय बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दी जाती है चीनी मिट्टी के खिलौने ला करके। जब माँ उस चीनी मिट्टी के खिलौने में दिया जलाती है तो उस दिए की चमक से माँ का जो मुखड़ा है वो चमक उठता है। दिवाली में चीनी मिट्टी खिलौने राखी बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, जैसे बहन भाई के हाथ में राखी बांध देती है तो वो लच्छे चमकते हुए नजर नहीं आते, बिजली की चमक की तरह। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन त्योहार को यहाँ पर एक मीठा बंधन बताया गया है। रक्षाबंधन कच्चे धागों और बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, पता ही आप सभी को। सावन का संबंध, ये ध्यान रखना, सावन का संबंध झिनी कथाओं से। सावन में क्या होता है, सावन मास में बादल क्या होता है, बरसते हैं ना, और गठाएं छा जाती हैं। गठाओं का संबंध बिजली की चमक, जब गठाएं बादल चारों ओर छा जाते हैं तो बिजली चमकती हुई नजर आती है। वही संबंध भाई का बहन से होता है, यह सब हमें दिखाई देता है। अब रुबाई क्या है, रुबाई एक छंद है उर्दू फारसी का, जिसमें 4 चरण 4 पंक्तियां होती हैं। पहले, दूसरे और चौथे पंक्ति में तुक काफिया मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति होती है वह स्वतंत्र होती है। यानी कि छंद में हम लोग जो छंद होता है उसमें जो पंक्ति होती है उस पंक्ति को यहाँ छंद में क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। तो रुबाई एक छंद है उर्दू और फारसी का, जिसमें 4 चरण यानी 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है, एक जैसे वर्ण होते हैं अंतिम लाइन में, लाइन के अंतिम में। और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है अर्थात स्वतंत्र होती है। अब देखो पहली रुबाई क्या कहती है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ किसका चित्रण किया गया, आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा। देखना, माँ आंगन में खड़ी है और अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। अब वह जो बच्चा है माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही होता है। कभी कभी वह उसे क्या करती है, हाथों में झुलाती है, फिर उसे गोद में भर लेती है, और कभी कभी उसे हवा में उछाल देती है और फिर उसे गोद में वापस ले लेती है। जब यह प्रक्रिया 1-2 बार या बार बार करती है माँ, तो बच्चे को यह प्रक्रिया बहुत अच्छी लगती है और बच्चा जोर जोर से हंसता है। पूरा आंगन उसकी हंसी से
खिलखिलाता रहता है, ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है, ऐसा हमें चित्र दिखाए। आपको भी ऐसा चित्र नज़र आ रहा होगा जब माँ, आपने देखा होगा कि घर में आंगन में जब माँ अपने बच्चे को लिए खड़ी रहती है, कभी कभी उसे हवा में उछाल देती, फिर गोद में भर लेती है, तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से किलकारी मारकर हंसता रहता है। और वह जो प्रक्रिया बच्चे को अच्छी लगती है, और जो वो हंसता है, उसकी खिलखिलाती हंसी उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी कि एक माँ है जो अपने घर के आंगन में अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, कभी कभी उसे हाथों से झुलाती थी और फिर उसे गोद में भर लेती है, रह रह के हवा में जो लौका देती, कभी कभी हवा में उसे ऐसे झुलाती है, यानी कि ऊपर उलाती है, फिर उसे गोद में भर लेती है। गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और यह प्रक्रिया जब बार बार होती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चा जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता रहता है, और वही हंसी माँ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। परिवार के सदस्यों को भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगती है। इस रुबाई में शायर कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है, कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है, और वह बार बार बच्चे को हवा में उछालती भी है। यह क्रिया बच्चे को अच्छी लगती है और वह बहुत प्रसन्न होता है, जिससे आंगन में उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। आई बात समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे एक बार। दूसरी रुबाई, पहले हम लोग विशेष, ये क्या है? देखो, जब रुबाई के रूप में हमारे एग्जाम में पद्यांश आएगा, आ जाए मान लो यहाँ से भी एक रुबाई नहीं 2 रुबाई आ जाएंगे, फिर पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज, अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक सवाल पूछा जाएगा, तो उनके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। देखो, आपसे पूछा जाए प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो आप कहेंगे इस पद्यांश हिंदी, उर्दू और लोक भाषा का मिश्रित रूप प्रयोग किया गया। रस कौन सा है? वात्सल्य। छंद कौन सा है? रुबाई है। श्रव्य और दृश्य बिंबों का, यानी कि ऐसे चित्र, ऐसे बिंब हमें नजर आते हैं जो हमें सुनाई दे रहे हैं, खिलखिलाती हुई, जो हमें दिखाई देता है माँ अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है। ध्यान रखना, यहाँ से आपका पद्यांश संबंधित कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट रुबाई है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। अब माँ बच्चे को निर्मल स्वच्छ जल से नहला रही है और वह जल छलक रहा है। नहलाने के बाद में माँ उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। कंघी करने के बाद जब माँ अपने दोनों घुटनों के मध्य बच्चे को खड़ा करती है, जिससे कपड़े पहनाने में आसानी होती है, उस समय बच्चा जिस प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है, तो वह मुख है ना, माँ को बहुत अच्छा लगता है बच्चे का। कहते हैं ना, मैं बलिहारी जाऊं, यानी कि इसको नज़र किसी की ना लगे। तो नहला के छलके छलके निर्मल, अब माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से, निर्मल जल से नहला रही है और वह स्वच्छ जल क्या हो रहा है? छलक रहा है। नहलाने के बाद में उसके उलझे हुए बालों में वह माँ कंघी करती है। कंघी करने के बाद में अपने दोनों घुटनों के मध्य जब लेकर के बच्चे को कपड़े पहनाती है, उस समय जिस प्यार से बच्चा अपनी माँ को देखता है, तो वह चेहरा माँ को बहुत अच्छा लगता है और कहती है तुझे कभी कोई दुख ना आए और तुझे कभी किसी की नज़र ना लगे। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ अर्थात साफ जल से नहलाती है, जिससे उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है और कंघी से उन उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच में लेकर खड़ा करती है, जिससे बच्चा सीधा खड़ा हो, वह इधर उधर न हो और वह उसे सरलता से कपड़े पहना सके, तब बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है, तो माँ को उसकी सुंदरता मोह लेती है। बहुत अच्छा लगता है माँ को अपने बच्चे का चेहरा। तीसरी रुबाई क्या कहती है? दिवाली की। देखो, इन रुबाइयों में 2 त्योहारों का प्रयोग किया गया, एक तो दिवाली, दूसरा रक्षाबंधन। अब देखो क्या होता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े में एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती थी। अब क्या है कि आपको पता है, जब दीपावली का त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार होता है, तो सभी लोग अपने घरों को रंग पोंछ देते हैं, रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे लाइट से सजा लेते हैं।
जब कहा गया है आपको सारांश के रूप में छठ चौमासे या छठ 6 मासे बच्चों की ख्वाहिशें जब पूरी कर की जाती है तो चीनी मिट्टी खिलौने जो मेले में महंगे थे वो माता पिता उन बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो लेकर आते हैं। अब माँ जब उस खिलौने में घरौंदे में उस खिलौने की घरौंदे में जब दिया जलाती है तो उस दिए की चमक से माँ का जो चेहरा होता है वो चमक उठता है। देखो, दीपावली की शाम, दिवाली त्यौहार की शाम है, सभी घर पुते और सजे हुए हैं, यानी कि रंग रोगन किया हुआ है और वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगी लाइटों से। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और माँ बाप अपने बच्चों की खुशी को पूरा करने के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने ला रहे हैं जगमगाते हुए। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म चमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जो खिलौने लाई है माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उस खिलौने के घरौंदे में, उस खिलौने के घर में जब माँ एक दिया जलाती है तो उस दिए की चमक से माँ का जो चेहरा, दिए की लो से माँ का जो चेहरा होता है उसमें बहुत ही एक अच्छी सी चमक नज़र आती है और माँ का जो रूपवती मुखड़ा है, जो बहुत ही सुंदर मुखड़ा है, वो चमक उठता है उस दिए की लो से। समझ में आया? दिवाली की शाम सारे घर रंग रोगन, सभी लोग अपने घरों को रंगों से पोत दिया है, रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगी लाइटों सजा रखा है और माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने के लिए जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के दिए लाते हैं। उस दिए में यानी सॉरी उस खिलौने के घर में जब माँ एक दिया जलाती है तो उस दिए की लो से जो माँ का रूपवती मुखड़ा था, बहुत सुंदर मुखड़ा था, वह चमक उठता है। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि दीपावली की शाम को रंग रोगन से पुते एवं सजे हुए घरों में माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई के नाम पर चीनी मिट्टी के बने जगमगाते हुए खिलौने लाती है। वह बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में एक दीपक जलाती है। ऐसा करते हुए उस दीपक की रोशनी माँ के सुंदर मुँह पर हल्की सी कोमल सुंदर चमक आ जाती है, अर्थात माँ का चेहरा उस दीपक की रोशनी में खिल उठता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी की याद आ जाती है। देखो कैसे, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है बालक, तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया। अब बालक है आंगन में, वो जिद करे हुए ठुनक रहा है। ठुनकना होता है ना, कभी जब कोई देख लेता है तो वह रोता है, कोई नहीं देखता वो चुप हो जाता है। ठुनकना उसे कहते हैं, कभी रोना कभी नहीं रोना उसे कहते हैं। और एक जगह कोने में सिमट करके बैठा हुआ है, ठुनकना उसे कहते हैं। तो बच्चा है वह ठुनक रहा है आंगन में, जिद किया हुआ है। जिद किया है उसे चंद्रमा को उसने क्या समझ रहा, खिलौना समझ रहा। अब कह रहा है कि मुझे तो यही चंदा मामा, यही खिलौना चाहिए। अब माँ चंदा मामा उसे कैसे ला दे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। माँ ने क्या किया, दर्पण दे करके कहती देख दर्पण में शीशे में चंदा मामा उतर आया है। अब बच्चा जब देखता है तो उस बच्चे की परछाई उसमें दिखाई देती है। तो बच्चे को क्या पता कल्पना क्या है, कवि की कल्पना क्या है। तो बच्चे की जिद पूरी और माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। अब बच्चा जो है वो जिद कर रहा है और आंगन में बैठे बैठे यानी पड़े पड़े ठुनक रहा है। बालक का जी ललचा गया है चंदा मामा पर। बालक ने चंदा मामा खिलौना समझ रहा है और उसको ललचा गया है जी कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए। अब माँ उस जिद को पूरा करने के लिए उसके हाथ में क्या कह रही है, दर्पण देकर कह रही है कि देख आईने में चांद उतर आए, देख शीशे में चंदा मामा उतर आया है। जब बच्चा उस शीशे को देख कर के अपना ही उसमें परछाई देखता है तो उसे क्या पता सूर्य क्या है और मेरी तस्वीर क्या है। तो ये तो कभी कल्पना है ना। इस प्रकार से माँ बच्चे की जिद को पूरा कर देती है और माँ भी खुश और बच्चा भी खुश। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है, ठुनक रहा है और वह जिद कर रहा है क्योंकि उसका मन चांद की ओर आकर्षित हो गया है और वह अपनी माँ से उस चांद को लेने की जिद कर रहा है। माँ बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए उसे दर्पण देते हुए कह रही है कि देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है, क्योंकि बच्चा माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही है। इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरा कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट।
सेम है, भाषा उर्दू हिंदी का मिश्रित रूप है, रस वात्सल्य है, छंद रुबाई है, दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। इस रूप में भ्रांति मान अलंकार, भ्रांति कैसे भाई, चंदा मामा थोड़ी उतर आया तो भ्रांति हो रही है बच्चे को, इस प्रकार से भ्रांति मान अलंकार। रक्षा, अब यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार का वर्णन किया गया। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन का त्योहार है, जब जैसे ही रक्षाबंधन जिस दिन आता है उसकी जो सुबह सुबह होता है ना, वो रस की मिठास बताया गया। यानी रक्षाबंधन जिस दिन होता है उस दिन जब जैसे ही सुबह होती है रक्षाबंधन वाले दिन, तो वह सुबह सुबह को कवि ने शायर ने रस की मिठास बताया है। छाइए घटा गगन की हल्की हल्की, और आपको पता है रक्षाबंधन जो होता है वो श्रावण मास में आता है और श्रावण में बारिश का महीना होता है। तो घटा, आकाश में चारों ओर आसमान पर क्या छाई हुई है, घटा छाई हुई है हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे जब भाई बांधती है चमकती राखी। जिस प्रकार भाई के हाथ में बहन राखी बांधती है, तो राखी के जो लच्छे होते हैं ना, जब गठा छाएगी, जब बादल में गठा छाएगी, जब बादल छा जाते हैं और बिजली की चमकती हुई है, तो वो लच्छे ना कभी कह रहा है कि बिजली की चमक की तरह वो नज़र आ रहे हैं। देखो एक बार वापस, रक्षाबंधन की जो सुबह सुबह है उसे रस की मिठास बताया गया है, और जैसे ही रक्षाबंधन आती है, श्रावण मास में आती है, तो उस समय आकाश में चारों तरफ घटाएं छा जाती हैं हल्की हल्की रूप में। और जिस प्रकार जैसे ही बिजली चमकती है, तो बहन भाई के हाथ में जो राखी बांधती है, उसकी राखी में बांधते हुए जो लच्छे होते हैं वो बिजली की चमक की तरह क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन की वह मधुर सुबह जो मिठास की सौगात है, श्रावण का महीना होने के कारण आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में जैसे बिजली चमकती है, उसी तरह राखी के लच्छे अर्थात धागे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। वह बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है, तो वह राखी बिजली की चमक से और अधिक चमक उठती है। सेम है, भाषा सरल एवं सहज है, हिंदी उर्दू सामान्य भाषा का मिश्रित रूप है। छंद रुबाई है, राखी के धागों में चमकती बिजली की उपमा देने के कारण उपमा अलंकार है। इस रुबाई में कवि ने बादलों गठा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है, ऐसा कवि ने बताया है। अब देखो, अब कुछ सवाल हैं, कुछ MCQ सवाल हैं, कुछ डेस्क्रिप्टिव जो 2 नंबर के 40 शब्दों में और 60 शब्दों में पूछा है 3 नंबर का। अब ये MCQs तो आएंगे नहीं, लेकिन जब पद्यांश आ जाता है तो पद्यांश संबंधी कुछ MCQs पूछा जाता है। तो जितने भी पद्यांश यदि यहाँ से आते हैं, 1 पद्यांश 2 पद्यांश जो भी आएगा हमारे एग्जाम में, यदि रुबाई से आ गया तो जितने MCQs मैं लेकर आया हूँ सभी सवाल आपको उसी में से नज़र आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्लास 12th की तैयारी आप लोग कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th के मार्क्स CUET 12th के मार्क्स हमें टॉप यूनिवर्सिटी नहीं दिलाएंगे, वो दिलाएगा CUET एग्जाम में। जब आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाओगे तभी हमें टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, CUET का एग्ज़ाम देना होगा। अब एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी होनी चाहिए, तैयारी करनी है तो आप लोग महापैक जो हमारा है, आप लोगों ने अभी शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो अभी से इनरोल कर लो। क्यों? क्योंकि आप लोग यदि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% लाओगे तभी जा करके आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। ऐसे गूगल ओपन करना, टाइप करना अड्डा 24/7। ध्यान सुनना, पहली साइट है इंडिया लार्ज लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लिक कर देना ऑल कोर्सेज में। यहाँ पे CUET UG PG इंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये CUET UG लिखा हुआ, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये CUET UG है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो भी हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ। अब अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, मान लो आर्ट्स है, आर्ट्स पे कर लिया, साइंस है साइंस पे कर लो, वी ऑल कर लेना। अभी समर्थ 2.0 बैच है, लेकिन यहाँ पे आप लोग महापैक, मैं ये कह रहा हूँ महापैक इसलिए कह रहा हूँ कि महापैक में प्रत्येक जो कोर्स होगा हमारा, हम जो लॉन्च करेंगे बैच, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एग्जाम तक। सभी बुक्स आपके घर पहुंचाई जाती हैं, सभी टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, यानी प्रत्येक चीज़ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बस एक बार आपको 2000 जो बैच जो होता है, कोई बैच समर्थ, उन्नति, एम्बिशन, कोई सा बैच हो, उसे 2000 रुपये या 3000 रुपये ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा नहीं होता, जिसमें आप लोग, क्योंकि आपकी 12th क्लास में डोमेन सब्जेक्ट तो क्लियर होएगा ही, साथ में जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो सिलेबस बिल्कुल अलग ही है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कोई सी भी लैंग्वेज लो, प्लस में GTP जो आप लोग 12th में तो पढ़ते भी नहीं है ना, लैंग्वेज पढ़ोगे आप लोग, तो उसके लिए आप लोग महापैक, एक 2 महापैक है विद द
प्रिंटेड बुक्स वाला, विदाउट प्रिंटेड बुक्स। तो मैं कहता हूँ प्रिंटेड बुक्स ही ले लो, क्योंकि इसमें 2022, 23, 24 की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं। यहाँ कूपन कोड यूज करना कूपन कोड याद रखना है Y551। ये कूपन कोड याद रहा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। 14,900 रुपये मात्र, 14 महीने की वैलिडिटी के साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जितने भी आते हैं आप लोगों के आर्ट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आइए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल भी कर देना कि सर ये तो 17% मिल रहा है, आप मुझे 20% दिला दीजिए, बताना मत किसी को पर। ठीक है, फिर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rajendra.prasad@adda247.com। यहाँ पे आप मुझे मेल करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूँगा। अब कुछ सवाल हैं, देख लीजिए। रुबाइयों में किस छंद का प्रयोग हुआ है तो बता चुका हूँ। रुबाई का इसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, चौथे में तुक होता है, लेकिन तीसरा जो होता है वह स्वच्छंद होता है, यानी स्वतंत्र होता है, ये ध्यान आपको रखना है। रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग किया गया? बिंबात्मक शैली का। बिंबात्मक क्या होता है? बिंब अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं चित्र, क्योंकि श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब आपको दिखाई देता होगा। रुबाइयों में किस रस का प्रयोग किया गया? करुण, शांत, वात्सल्य, जब मैं बता चुका हूँ। माता पिता द्वारा बच्चों को जो प्रेम करते हैं ना, वही उसी प्रेम में वात्सल्य रस होता है, तो वात्सल्य रस। घर में किससे बने सुंदर खिलौने ला रहे हैं? चीनी मिट्टी। ठीक है, दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होता है? एक नर्म चमक, एक गर्म चमक, एक ठंडी चमक, एक सरल चमक। तो एक नर्म चमक याद रखना। जब माँ उस चीनी मिट्टी खिलौने में, घरौंदे में जब दिया जलाती है, उस दिए की लो से माँ का रूपवती मुखड़ा चमक उठता है। बालक का मन किस पर ललचा गया? ये तो इजी है और पूछा भी जा सकता है। चंदा मामा कहीं है क्या? ये रहा। माँ अपने पुत्र की जिद को क्या देकर पूरा करती है? दर्पण, शीशा, जिसे आप लोग कहते हैं आईना। किसके लक्ष्य चमक रहे हैं? राखी के। सीधे सीधे सवाल है, याद रखना। रुबाइयों में श्रावण का संबंध किससे बताया गया? गठाओं से। कहाँ है? गठाओं से, ये रहा। माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? गेंद, फल, कपड़ा, बच्चा। माँ हवा में बार बार अपने बच्चे को उछालती है, जो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, रसता है बहुत तेज। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? खिलखिलाहट, घुंघरू, पायल, रोना, हंसी। जब बच्चों को बार बार हवा में उछालते हैं, फिर गोद में भर लेते। आप भी उछाल के देखने 1-2 बार, तो आपको पता चल जाएगा। आपने देखा भी होगा, किया भी होगा बहुत सारे बच्चों ने। माँ और मुझे कमेंट करके बताना है किस किस ने किया है ये सब, बच्चे से हाथ खेलना है। माँ बच्चे को कैसे जल से नहला रही है? निर्मल जल, स्वच्छ जल से नहला रही है। किस पर्व पर घर लिपे पुते, साफ सुथरे, सजे धजे होते हैं? बता सकते हो? ऐसा कौन सा त्यौहार जिसमें आप लोग रंग रोगन कर देते हो, रंग बिरंगी लाइटें लगा देते हो? कौन सा त्यौहार होता है ऐसा? बता सकते हो? आपसे ये भी पूछा जाता है, फिराक गोरखपुरी में ने रुबाइयों में कितने त्योहारों का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना 2, रक्षाबंधन और दीपावली। तो यहाँ पे दीपावली होगा आंसर। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? ये क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। 1896। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम सीयूटी के लिए महत्वपूर्ण है, क्लास 12th के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रघुपति सहाय, याद रखना, बहुत गजब का सवाल है। 1920 में जब फिराक गोरखपुरी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण फिराक गोरखपुरी को कितने वर्ष की जेल हुई? कितने वर्ष जेल में रहे? तो 1.5 वर्ष, याद रखना। सीयूटी का अच्छा सवाल है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया फिराक गोरखपुरी जी को? ये गोरखपुर है ना, उसी में जन्म होने के कारण उनका गोरखपुरी नाम पड़ा था, मूल नाम रघुपति सहाय था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, देखता हूँ कितनों ने पढ़ा है ये पाठ। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आप लोगों को। अब आते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल। देखो, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं? इन शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह, क्योंकि जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधते तो भाई उन्हें उसकी रक्षा करने के लिए वचन देता है। जब वो लच्छे चमक रहे होते तो ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि बिजली की चमक जैसे चमकती है वैसे ही वो लच्छे चमक रहे हैं, क्योंकि पवित्र स्वच्छ होता है राखी के लच्छे, और कहते हैं ना कि एक संबंध ऐसा होता है भाई का बहन से। शायर राखी के लच्छे अर्थात धागों को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन जिस तरह हल्की हल्की घटनाओं में
बिजली चमकती, उसी प्रकार बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी बांधती है। वह बिजली की तरह पवित्र और स्वच्छ है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। सावन का जो संबंध जीनी गठा से है, गठा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। नेक्स्ट है टिप्पणी करना है कि गोदी के चांद में गगन के चांद का क्या रिश्ता है। तो गोदी का चांद मतलब बच्चा माँ का, और गगन के चांद का मतलब आकाश में रिश्ता क्या है भाई, एक बहुत गहरा रिश्ता है, संबंध है मामा भांजा का। सावन की गठाएं, रक्षाबंधन का पर्व, देखो सावन में रक्षाबंधन आता है तो उस समय बादलों में गठाएं छाई रहती हैं। देख लो, गोदी के चांद से तात्पर्य उसके अपने पुत्र से। आकाश के चांद का और गोदी के चांद का बहुत पुराना रिश्ता है। सूरदास जी ने बताया हमें। आकाश के चांद को चंदा मामा माना जाता है या कहा जाता है। जब बच्चा चंदा मामा खिलौना समझकर उसे लेने की जिद करता है तो माँ उसके हाथ में दर्पण देकर उसके चेहरे को दिखाकर कहती है, देख बेटा दर्पण में चंदा मामा उतर आया है। इस प्रकार चंद्रमा और बच्चे में मामा भांजा का संबंध माना जाता है। सावन की गठाएं और रक्षाबंधन का पर्व देख लो। श्रावण मास अर्थात वर्षा ऋतु में रक्षाबंधन का पर्व बनाया नहीं मनाया जाता है। यह बंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का बंधन होता है। इस दिन बहन अपने भाई को चमचमाती राखी बांधती है जो बिजली की तरह चमकती हुई नजर आती है, और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। श्रावण में गठाएं आकाश में छाई रहती हैं और तभी यह त्योहार मनाया जाता है। बनाया मत कर देना भाई, मनाया जाता है। माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है? स्वच्छ जल से नहलाती है, उलझे हुए बालों में कंघी करती है, घुटनों के मध्य लेकर कपड़े पहनाती है। माँ बच्चे को निर्मल स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों को प्यार से कंघी करती है, उसे अपने दोनों घुटनों के मध्य खड़ा करके कपड़े पहनाती है, जिससे बच्चा बहुत खुश होता है और वह अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। घुटनों में क्यों लेती है माँ बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए? कि आसानी से बच्चा कपड़े पहना सकती है वो, जिसमें बच्चे को दिक्कत नहीं आती है। बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है? चंदा मामा। बच्चा जब चंदा मामा को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है और वह उसे लेने की, वह पकड़ने की जिद करता है। ध्यान रखना। फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली, ये सवाल आ सकता है बेटा, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पहला सवाल है ना, राखी के लच्छे और बिजली की चमक में क्या उपमा दी गई है, वो भी ध्यान रखना। फिराक गोरखपुरी मूलतः शायरों, उन्होंने रुबाइयाँ, गजल आदि लिखे। इन सब में उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू के साथ साथ हिंदी लोक भाषा का प्रयोग किया। लोक भाषा जनमानस की भाषा, यानी आम जन की भाषा। फिर भी इनकी भाषा में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं दिखती, लगभग सभी पाठकों को समझ में आ जाती है, यानी सरल एवं सहज। यानी आपने प्रत्येक रुबाई पढ़ी अभी, क्या किसी रुबाई में आपने पढ़ा, क्या ऐसा कोई शब्द आया जो आपको समझ में नहीं आया? आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपको लगा अरे यार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो ऐसी भाषा का प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये थी आज का चैप्टर हमारा, फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़ ली और हम लोगों ने क्वेश्चन से आंसर भी देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। आया है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है। और जो बच्चा CUET की तैयारी करना चाहता है वो जुड़ जाइए, महापैक्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी और किसी को समस्या हो तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल ID मैंने बता दी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।